हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के पी ब्लॉक तत्व के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, यानी पिछले साल में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये पी ब्लॉक का तत्व ये जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। सो आप सभी के कहने पर आज ये वीडियो हम ला रहे हैं। सो प्लीज़ सबसे पहले एक बात का हमें बुरा लगा, आज हमने चैनल चेक किया, इसमें से बच्चों आपको बता दें 80% स्टूडेंट ऐसे हैं, 70 से 80% जो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों करते हो रसगुल्लों, क्या हमसे दुश्मनी है? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन को तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है काफ़ी ज़्यादा, और सारे के सारे क्वेश्चन अब की साल भी इसमें से 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन अब की साल पूछे गए थे। ठीक, ये नहीं यकीन है तो आप जो आपका अंसाल पेपर आता है उसको उठाइए और मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि O3 यानी ओजोन एक प्रबल आक्सीय कारक की तरह क्यों क्रिया करती है? देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई, इसके लिए ना कोई फार्मूला होता है और ना तो कोई कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक आपको समझना है और वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया तो पूरा ये चैप्टर जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा बच्चों, इसमें जो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वीडियो लाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि O3 एक प्रबल आक्सीय कारक की तरह क्यों क्रिया करती है? देखिए अगर हम बात करें O3 यानी ओजोन, तो ओजोन के अंदर दोस्तों एक गुण होता है। गुण कौन सा होता है? ध्यान से देखिए, ओजोन बहुत ही जल्दी से अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है और जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसीलिए यह एक प्रबल आक्सीय कारक है। इसको क्या कहते हैं, जो कोष्टक में है इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बच्चों? नवजात ऑक्सीजन। ठीक है ना, लॉजिक समझ में आया? क्या लिखना है देखिए, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है रसगुल्लों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि ओजोन या O3 क्या है, बहुत ही जल्दी, यानी जल्दी से अगर इसको आप रखेंगे तो जल्दी से ये अपघटित होकर यानी विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन बनाती है। और ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देती है, इसलिए ये क्या है, एक प्रबल आक्सीय कारक है ना, इसीलिए ये नवजात ऑक्सीजन बनाती है, इसीलिए O3 यानी ओजोन को एक प्रबल आक्सीय कारक माना जाता है। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके 2 सेट में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है कि HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों? कहने का मतलब HF ये भी देखिए, ये भी एक अम्ल है, ये भी एक अम्ल है, ठीक, लेकिन कह रहा है कि इसकी तुलना में यानी HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल क्यों है? भाई ये भी अम्ल है ये भी, और दोनों में क्या है, बात करें तो हैलोजन तत्व हैं, तो ये एक प्रबल क्यों है? देखिए बच्चों इसका लॉजिक क्या होता है, पहले इसको ध्यान से समझिए। जो HF है यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक, HF है वो HCl, HBr, HI की अपेक्षा एक दुर्बल अम्ल है। कौन है? HF। ये दुर्बल क्यों है बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु का आकार बढ़ने पर आबंध वियोजन एंथैल्पी यानी HF से HI तक घटती है। देखिए बच्चों हमें पता है जो फूल कली बरखा आई 18 साल बाद, ट्रिक बताए थे ना, फूल कली बरखा आई 18 साल बाद, या फिर कल बाहर आई आंटी, ये बच्चों आपके होते हैं वर्ग 17। ये वर्ग 17 जिसको हैलोजन तत्व बोला जाता है, इसको X से दर्शाते हैं, ठीक, इसको किससे दर्शाते हैं? X। तो जो हैलोजन तत्व है बच्चों, ऊपर से इनका जो क्रम होता है, यहाँ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, तो इस तरह से जो इनका क्रम होता है बच्चों, ये ऊपर से नीचे, ध्यान से देखिएगा कि फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन,
फ्लोरीन से आयोडीन तक परमाणु का आकार बढ़ने पर इनके बीच में जो वियोजन की क्षमता होती है वो क्या होती है, HF से HI, यानी यहाँ से H इसमें लगाइए, फिर इसमें H लगा दीजिए, इसमें H लगा दीजिए, इसमें H, तो इस तरह से, ठीक, इसमें H, तो ये यहाँ से यहाँ पर आने पर बच्चों ये यहाँ से HF से HI तक क्या है, घटती है। क्या, आबंध वियोजन एंथैल्पी, ये इनकी जो वियोजन क्षमता है वो घटती है, जिसके कारण इनकी अम्ल सामर्थ्य भी क्या है, विपरीत क्रम में बढ़ती है। विपरीत का मतलब ये है इधर से इधर की ओर, ठीक ना। यहाँ से अगर ये जाएंगे ये दुर्बल रहेगा, और यहाँ पर भले इनका आकार बढ़ेगा बच्चों, लेकिन इनकी जो क्षमता है, देख लीजिए इसमें हमने लिख दिया है कि HF ये क्या है, लेस देन, ठीक, HCl ये लेस देन, इससे कहने का मतलब सबसे प्रबल ये है, फिर ये प्रबल है, फिर ये प्रबल है, फिर जाकर के सबसे कम ये है। कहने का मतलब इधर से अगर बात करें तो इनकी अम्लता क्या है, घट रही है, इधर से देखेंगे तो अम्लता बढ़ रही है। बात समझ में आई? तो ये इसका रीज़न होता है कि HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल क्यों है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, P ब्लॉक तत्व क्या है और इन्हें या उन्हें P ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ताला लगा कर रखिए, एग्जाम में 100% टपकेगा, क्योंकि अब की साल भी 2 सेट में पूछा गया, और ऐसा कोई सेट नहीं, ऐसा अगर हम बात करें सेट की बात छोड़ दीजिए, 2-3 सेट में आता है, लेकिन ऐसा कोई ईयर नहीं कि जिस साल ये क्वेश्चन ना टपके। तो समझ लीजिए ये रामबाण क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि P ब्लॉक के तत्व क्या है और इन्हें P ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं। देखिए लॉजिक क्या है, देखिए P ब्लॉक है, इसका मतलब ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के P उपकोश में प्रवेश करता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर हम बात करें, जैसे क्लोरीन ही मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन क्या है, 17 है, 2 8 10 7 17, यहाँ पर करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक, 3s2 और 3p यहाँ से करके 5, इस तरह से, ठीक, इस तरह से करेंगे तो P वाले में पहुँच गया ना। अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों किस में पहुंचा, P उपकोश में पहुंचा। ठीक, देखिए यहाँ से 2 और ये 6 2 8 2 8 10 7 17, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोश में पहुंच आया है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वही तो कहा गया है ना कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के P उपकोश में प्रवेश करता है, उन्हें क्या कहते हैं, P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक, अब लेकिन आता है क्वेश्चन कि इन्हें P ब्लॉक के तत्व ही क्यों कहते हैं। हालांकि दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन फिर वही से लिखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का P उपकोश में प्रवेश होने के कारण, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोश में प्रवेश कर जाता है, इसी कारण इसको P ब्लॉक के तत्व कहते हैं। बात समझ में आई रसगुल्लों? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और वे देखिए ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चन को कम मत समझना, क्योंकि देखने में छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खोटे हैं बच्चों, यही पूरी कहानी बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि जो शुरू के चैप्टर हैं 4-5 चैप्टर, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन अगर हम बात इसमें चले आए जो P ब्लॉक के तत्व हैं, फिर उसके बाद D ब्लॉक के तत्व हैं, और पीछे आप एल्कोहल की, फिर उसके बाद जो है हेलो एल्केन, हेलो एरिन, इन सब चैप्टर में क्वेश्चन जो बनते हैं डिफिकल्ट बनते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आए हैं, अब की साल क्या हर साल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, अब उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं। जो उत्कृष्ट गैसें हैं बच्चों, उत्कृष्ट गैस की बात करें तो जो वर्ग 18 या इसी को अपन कहते हैं शून्य समूह के तत्व, क्या कहते हैं, शून्य समूह, ठीक है ना, इनको हम शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं। उसमें जो भी आता है, अगर हम बात करें हीलियम से लेकर, ठीक, यहाँ से हीलियम आता है, इसी में
हाँ हीलियम आता है, ठीक। उसके बाद जो है आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ठीक, जीनान है, हेक्सान है, जो भी आता है इसी में वर्ग 18 में, कि जो हमने बताया था ना कि हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, एक ट्रिक बताया था पेरियोडिक टेबल याद करने का, उसी में, ठीक। तो उत्कृष्ट जो गैसें हैं इनके आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं, यही क्वेश्चन है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल है कि उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं के बाह्य कोश पूर्णतः भरे होते हैं और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे हम बच्चों एक ले लें आर्गन, क्या लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम लिख दिए, आर्गन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना होता है, 18। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10, 8, 18, तो कहने का मतलब बाह्य कोश में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जैसे 10 है, ठीक, अगर आप नियान लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, 2, 8, 10 हो गया। तो बाह्य कोश बच्चों इनके पूरे भरे होते हैं और बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसी कारण क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं और जिसके कारण बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यानी इनको अगर निकालना, ये तो ना तो किसी को देंगे भाई साहब, ना किसी से लेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से पहले ही फुल हैं। तो इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश पूरी तरह भरे होते हैं और ये अस्थायी होते हैं, जिसके कारण इनको यानी बाह्य कोश के से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और इसी कारण क्या होता है बच्चों कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत ही उच्च होते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि हीलियम को गोताखोरी यानी गोताखोर जिसको कहते हैं, हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग क्यों किया जाता है। और सभी क्वेश्चन अब की बार आए हैं, देखिए बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को कम मत समझना। पी ब्लॉक के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले थे, सभी क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर रख दिया है। तो हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग क्यों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो गोताखोरी या गोताखोर जो जल के अंदर जाते हैं ना, जो जल के अंदर कोई ट्रेजर यानी खजाने वगैरह ढूंढते हैं या कोई जलीय जीव के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना होता है, लाइक दैट बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए जो गोताखोर होते हैं, तो गोताखोरी के उपकरण में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं। यानी हीलियम ऑक्सीजन का काम करती है एक प्रकार से, क्योंकि रुधिर में इसकी विलेयता बहुत कम है। यानी जो हीलियम है बच्चों, उसकी विलेयता ब्लड में बहुत कम है, जिसके कारण क्या होता है, गोताखोरी को नुकसान नहीं होता है, वो काफ़ी समय तक सरवाइव कर सकते हैं, अंदर रह सकते हैं। इसीलिए हीलियम को गोताखोरी के उपकरण में उपयोग में लाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अक्रिय गैसों की विशेषताएं बताइए, या फिर देगा अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक, लेकिन हमने यहाँ पर 4 रख दिया है। अक्रिय गैस का मतलब बच्चों वही अक्रिय गैस बोलिए, उत्कृष्ट गैस बोलिए, ठीक है ना, या फिर निष्क्रिय गैस बोलिए। जो वर्ग 18 में हमने बताया ना, जो इसमें आता है, ठीक है, रेडान है आपका, फिर उसके बाद हेक्सान है, आर्गन है, नियान है, सभी वही, ठीक। तो अक्रिय गैसों की विशेषताएं क्या है? सबसे पहला, ये रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें होती हैं, ठीक, रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैसें हैं। दूसरा, ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, यानी वायुमंडल में ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती हैं। तीसरा है, इनकी संयोजकता शून्य होती है। शून्य क्यों होती है बच्चों? अगर आ जाए ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि अक्रिय गैसों की संयोजकता शून्य क्यों होती है, क्योंकि बाह्य कोश इनके पूरी तरह से भरे होते हैं, इसी कारण क्या है, इनकी संयोजकता शून्य होती है, ठीक। अगला है, इनका आयनन विभव अधिक होता है। अभी देखिए हमने बताया था कि उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं, इसका भी वही कारण है, क्योंकि बाह्य कोश पूरी तरह भरे होते हैं, ठीक। बात समझ में आई? तो ये क्या है, अक्रिय गैसों की कुछ विशेषताएं हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यही क्वेश्चन अब की साल नहीं आया था, बाकी सारे क्वेश्चन आए थे। ये समझ लीजिए ये पिछले साल आया था, तो अब की बार आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। अम्लराज क्या है? देखिए अम्लराज क्या है दोस्तों कि अम्लराज 3 भाग सांद्र HCl, यहाँ पर सांद्र लिख लीजिएगा, 3 भाग सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग
HNO3 नाइट्रिक अम्ल को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है उसे अम्लराज या इसी को अपन एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक, कि 3 भाग HCl, बात समझ में आई ना। 3 भाग में बच्चों 3 भाग आपका HCl होगा और उसके बाद 1 भाग HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इनका जो मिश्रण होता है बच्चों इसी को कहते हैं अम्लराज या इसी को अपन बोलते हैं एक्वा रेजिया कहते हैं। और अम्लराज एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या है, बहुत ही जल्दी, यानी जो ज़्यादातर धातुएं इसमें क्या है, घुल जाएंगे। ठीक, ये अम्लराज एक प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर आगे लिखा भी है ना कि यह लगभग सभी धातुओं से क्रिया करता है। बात समझ में आई कि अम्लराज क्या है, बस इतना याद रखना है। 3 भाग क्या है, सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। और बच्चों आपसे फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं कि बिना पैसे के लिए आपके लिए ऐसे हम कंटेंट ला रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री में आपको इतना स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग का फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, अंतरा हैलोजन यौगिक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन है कि अंतरा हैलोजन यौगिक, देखिए जब 2 अलग अलग हैलोजन, हैलोजन मतलब बच्चों क्लोरीन परिवार के, ठीक है ना, वर्ग 17, अभी हमने फिर से बताया ना, जो फ्लोरीन इसमें जो भी आता है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर उसके बाद आयोडीन है, ये वाले जब 2 अलग अलग हैलोजन परस्पर मिलकर, यानी इसमें से कोई हैलोजन अलग अलग परस्पर मिल करके क्या बनाए बच्चों, द्विअंगीय सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, तो ये यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इन्हें सामान्य सूत्र ABN द्वारा, यहाँ पे ABN द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, जहाँ n बराबर 1, 3, 5 मतलब ये जो आपके होंगे, ठीक, यहाँ पर n बराबर 1, 3, 5 ऐसे करके जो विषम संख्या है उनको लिखा जाता है। और इनको दर्शाने के लिए जो फार्मूला है वो है AB सफिक्स यहाँ करके n। ठीक, बात समझ में आई कि जब 2 अलग अलग हैलोजन परस्पर मिलकर के द्विअंगी सहसंयोजक बनाते हैं, मान लेते हैं एक A है हैलोजन और एक क्या है बच्चों, B है, ये दोनों मिल करके बनाएंगे तो ABN हो जाएगा। ठीक, और इसी को कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। ठीक, और जहां पर n क्या है बच्चों, ये विषम संख्या, ये 1, 2, 1, 3, 5, 7 ऐसे लिखा जाएगा। बात समझ में आई। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन। अब की साल ये 3 सेट में आया था कि हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, और कोई साल ऐसा नहीं जब क्वेश्चन ना टपके, इसलिए इसे बहुत ही केयरफुली देख लेना रसगुल्लों, और बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, फिर से बात करें, हैलोजन किसको बोलते हैं बच्चों, वर्ग 17 के परिवार के जो तत्व होते हैं, अभी हमने बताया ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं हैलोजन तत्व। अब क्वेश्चन बनता है कि हैलोजन तत्व रंगीन होते क्यों है। नो डाउट इसमें हम देख लेते हैं ना कि भाई रंगीन क्यों होते हैं, तो हम इसको बताते हैं क्योंकि इसका पोस्टमार्टम करना है। देखिए हैलोजन के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और जो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की होती है। ठीक, यानी अलग अलग रंग देते हैं और जिसके कारण हैलोजन रंगीन होते हैं। बच्चों हमें पता जैसे कोई ये कक्षक है, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं 17 है, तो उसके बाद हम मान लेते हैं 2 है, 10 है, उसके बाद 7 है। तो क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें ये क्या है, सब अपनी कक्षाओं में है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हैलोजन तत्व होते हैं ये प्रकाश अवशोषित करके, है ना, वही
कि बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश अवशोषित, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्रकाश अवशोषित करके क्या हो जाएगा, ये उत्तेजित होकर के प्रकाश अवशोषित कर लेगा। तो भाई इसके अंदर क्या है, उत्तेजना बढ़ जाएगी क्योंकि ऊर्जा मिल जाएगी। उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा कोश में चला जाता है, यानी ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ठीक। तथा अपनी मूल अवस्था में, जब फिर से इसे अपनी मूल अवस्था में वापस लौटना होगा बच्चों, तो ये क्या है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और यही ऊर्जा जो है अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती है। अब अलग अलग तरंगदैर्घ्य होगा तो अलग अलग रंग भी होगा, और इसी कारण बच्चों जो हैलोजन हैं वो रंगीन होते हैं। बात समझ में आई? बस इतना सा लॉजिक है, ठीक। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मज़ेदार क्वेश्चन ये है कि NH3 की प्रकृति क्षारकीय है, कैसे सिद्ध करेंगे। ये भी बच्चों आपके 2 सेट में पूछा गया था आपकी साल, ठीक, कि NH3 यानी अमोनिया की जो प्रकृति है, अमोनिया का जो नेचर है वो क्षारकीय क्यों है। क्योंकि देखिए भाई, अमोनिया है वो गैस के रूप में है, लेकिन कह रहा है कि जो अमोनिया गैस है वो क्षार क्यों माना जाता है, अमोनिया गैस को क्षार क्यों कहते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, करते हैं हम। देखिए अमोनिया जो है रसगुल्लों, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है। तो भाई एक तो यहीं से क्लियर हो गया ना कि लाल लिटमस को नीला कर देना इसका मतलब क्षार का गुण है। तथा अम्ल से क्रिया करके ये अमोनियम लवण बनाती है, और हमें पता है रसगुल्लों कि जब अम्ल से क्रिया कराते हैं लवण बनता है, तो किससे कराते हैं, क्षार। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तभी साल्ट लवण बनता है, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अमोनिया है भाई साहब, ये क्षार का रूप है, तभी तो अम्ल से क्रिया करके साल्ट यानी लवण बन रहा है। ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक, नौसादर जिसको कहते हैं। बात समझ में आई? बस इतना सा लिखना है कि अमोनिया लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती है तथा अम्ल से क्रिया करके अमोनियम लवण बनाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि अमोनिया की प्रकृति जो है बच्चों वो क्षारकीय है, यानी यह क्या है, एक बेस है। देखिए क्षारकीय तभी होगा क्योंकि एक क्षार ही अम्ल से क्रिया करके लवण बना सकता है, नहीं तो लवण कभी नहीं बनेगा। बात समझ में आई? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो में अगर मज़ा आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।